Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about Large Hadron Collider Beauty Experiment, LHCb experiment, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. सो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है क्या. देखो, ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है. क्या है पार्टिकल एक्सेलरेटर, कैसे काम करता है, उसको बिल्कुल ही सरल भाषा में समझाता हूँ मैं आपको. देखो, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर वाले एरिया में, जेनेवा के पास, जो स्विट्ज़रलैंड में है जेनेवा, उसके पास एक इस तरीके का एक सर्कुलर कंस्ट्रक्शन बनाया गया है. अगर उसका इमेज देखा जाए तो कुछ इस तरीके का, इस तरह का पाइपलाइन है. देख रहे हैं आप ये पाइपलाइन, इस तरीके का एक सर्कुलर पाइपलाइन ऐसे बिछाया गया है. इस सर्कुलर पाइपलाइन में क्या किया जाता है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की मदद से, और ये जो सर्कुलर पाइपलाइन है ये लगभग 27 किलोमीटर इसकी सरकमफेरेंस है, 27 किलोमीटर इस तरह की सर्कुलर पाइपलाइन. और ये कोई आम सर्कुलर पाइपलाइन नहीं है, इसके अंदर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करके कंडीशंस ऐसे क्रिएट किए जाते हैं कि इन पाइपलाइंस के अंदर पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन या कोई दूसरे आयोनाइज्ड चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है, स्पीड दी जाती है. तो ऐसा एक सर्कुलर पाइपलाइन 27 किलोमीटर का, उसमें इस तरह के चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है बाय गिविंग देम एनर्जी. और इसी कारण से इसको लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहते हैं. लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि साइज लार्ज है, 27 किलोमीटर है सरकमफेरेंस में. हैड्रॉन वर्ड का क्या मतलब होता है, हैड्रॉन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और आयंस विच कलेक्टिवली आर नोन एज हैड्रॉन्स. तो हैड्रॉन्स मीन्स प्रोटॉन्स या किसी अदर तरह के आयंस को हम लोग हैड्रॉन कहते हैं. एंड कोलाइडर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों साइड से प्रोटॉन्स को या दूसरे आयंस को कोलाइड करवाया जाता है, इसीलिए इनको हम लोग कोलाइडर बोलते हैं. तो आई होप यू आर गेटिंग द ओवरऑल पिक्चर ऑफ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर. इससे फ़ायदा क्या होगा वो समझेंगे, लेकिन इस तरीके का 27 किलोमीटर सरकमफेरेंस वाला एक पाइप स्ट्रक्चर्ड है जिसमें सुपर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके पार्टिकल्स को यानी कि हैड्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकें. अभी कोलाइड करने से क्या होता है कि बहुत सारे नए नए चीज़ें निकल करके सामने आती हैं. समटाइम्स द पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इनटू सब पार्टिकल्स, समटाइम्स दे लीड टू इमर्जेंस ऑफ न्यू काइंड ऑफ वेव्स. उससे हमें पार्टिकल्स के बारे में, जो बेसिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है. तो अब जरा समझते हैं कि ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है उसका मेन गोल क्या, आखिर इसको क्यों बनाया गया है. तो आपको एक बात जाननी चाहिए कि फिजिक्स के अंदर देयर इज़ अ मॉडल दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स दैट वाज रफली डेवलप्ड अराउंड 1970. ये जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है, इट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और उनके अंदर के जो फिर कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स बताता है. देखो, प्रोटॉन वगैरह ये तो 1920 से ही ढूंढे जाने शुरू हो गए थे. तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये तो बेसिक कंपोनेंट्स है किसी भी एटम के, लेकिन वो फर्दर उनके अंदर सब पार्टिकल्स भी हैं. दीज सब पार्टिकल्स टुगेदर आर नोन एज क्वार्क्स. तो क्वार्क्स टुगेदर मेकअप प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का हिस्सा हैं. पहले तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ढूंढा गया, फिर देखा गया कि ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किस चीज़ से बने, तो हमें पता चला ये क्वार्क से बने हैं. फिर देखा गया इलेक्ट्रॉन किससे बने, तो वो पता चला कि वो लेप्टन से बने हैं. दैट मीन्स एक एटम के अंदर का पार्टिकल्स, फिर उसके अंदर का सब पार्टिकल्स, ये सब ढूंढा जाता रहा है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में. लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स अभी भी कंप्लीट नहीं है. इट इज़ येट टू आंसर मैनी क्वेश्चंस ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स.
और उसी कारण से ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी तक जो अनआंसर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, why some particles are heavy while other particles have no mass at all? For example, why proton and neutrons have mass while electrons do not have mass? ये जवाब आज तक हमें इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिला है। डार्क मैटर क्या है या डार्क एनर्जी क्या है, इसको ठीक तरीके से हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि आपको एक बात जाननी चाहिए कि पूरे दुनिया भर में या यूनिवर्स में स्टार्स या गैलेक्सी सब मिला करके भी बस 4% स्पेस ये स्टार्स और गैलेक्सीज लेते हैं, जबकि 23% स्पेस ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डार्क मैटर एंड 73% ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डार्क एनर्जी, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी जानना एक गोल है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का। उसके अलावा वाई मैटर इज मच मोर देन एंटी मैटर। अब आपको कुछ लोगों के लिए ये टर्म नया होगा एंटी मैटर, तो मैं आपको बता दूं कि मैटर और एंटी मैटर ये दो बेसिक तरह के पार्टिकल्स, एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स हमारे दुनिया में मिलते हैं, लेकिन एंटी मैटर की संख्या बहुत कम है, मैटर की संख्या बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एंटी मैटर। लेकिन ऐसा क्यों है वो भी आज तक जवाब नहीं हो पाया। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवरी लिथियम एटम देर इज एंटी लिथियम ऑल्सो, फॉर एवरी हाइड्रोजन एटम देर इज एंटी हाइड्रोजन ऑल्सो। तो लिथियम एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, 3 प्रोटॉन होंगे, इसलिए उसको लिथियम कहते हैं। उसके अलाउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते रहता है, जबकि एंटी लिथियम में यहाँ पे एंटी प्रोटॉन एंटी न्यूट्रॉन होता है एंड पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है रिवॉल्व करते हैं। तो ये होता है एंटी लिथियम, और जिसको हम लोग एंटी मैटर कहते हैं। तो ध्यान रहे, एंटी मैटर का मतलब ये नहीं कि उसका मास निगेटिव में है, ये बहुत सारा मिसकंसेप्शन मैंने कुछ स्टूडेंट्स का देखा है। मास निगेटिव में कोई चीज़ होती नहीं है, एंटी मैटर का भी अपना मास होता है पॉजिटिव में। उसको एंटी मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मैटर का बिल्कुल अपोजिट होता है। लेकिन एंटी मैटर की संख्या बहुत कम है, रेयरली देखा जाता है एंटी मैटर इन कॉस्मिक रेज या लाइटनिंग में या ब्लैक होल में, ऑरोराज में, पीटी स्कैन में यूज किया जाता है, या पोटेशियम डिके इन बनानाज में भी थोड़े बहुत एंटी मैटर्स दिखते हैं। मुद्दा ये है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी तक अनआंसर्ड हैं, और इसी कारण से लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम का ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप डेवलप किया गया है इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब करंट डेवलपमेंट देखते हैं। देखो, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसका नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट। ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर सेटअप है, ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर सेटअप है, इसको डेवलप किया है सर्न ने, सर्न नाम की इंस्टीट्यूशन ने। सर्न इज़ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च को फिर शॉर्ट में सर्न कहते हैं। तो सर्न ने इसको डेवलप किया, और सर्न ने हाल फिलहाल में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट। इसको लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट इसलिए कह रहे थे क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में एक स्पेशल तरीके का क्वार्क, जिसको हम लोग ब्यूटी क्वार्क कहते हैं या बी क्वार्क कहते हैं, उसकी स्टडी की जा रही थी। डोंट फॉरगेट, क्वार्क के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्वार्क्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स टू मेकअप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो एक स्पेशल तरीके का क्वार्क को स्टडी किया जा रहा था जिसका नाम है ब्यूटी क्वार्क। क्वार्क के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ। क्वार्क में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्वार्क टुगेदर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वार्क भी 6 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पिन, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, 6 तरह के क्वार्क होते हैं। अभी नॉर्मली कैसा होता है कि क्वार्क जो आप आपस में कंबाइन करते हैं, एंड दैट लीड्स टू राइज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब मुद्दे की बात सुनो, अभी तक जो भी हमें क्वार्क मिले थे जो कंबाइन करके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनाते हैं, जिसको प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम हैड्रॉन्स कह देते हैं, अभी तक हमारे पास ऐसे ही क्वार्क्स थे जिसमें एक साथ 2 क्वार्क ने कंबाइन किया हुआ था जिससे प्रोटॉन बना था, या 3 क्वार्क ने कंबाइन किया था जिससे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बना था। लेकिन ये जो मौजूदा एक्सपेरिमेंट किया गया है, करंट एक्सपेरिमेंट किया गया है ब्यूटी क्वार्क एक्सपेरिमेंट, इसमें कुछ नई चीज़ें पाई गई हैं। अभी तक हमें क्वार्क्स मिलते थे जिसमें 2 क्वार्क साथ में थे, 3 क्वार्क साथ में थे, बट नाउ वी हैव फाउंड देयर 4 क्वार्क्स टुगेदर, 5 क्वार्क पार्टिकल्स टुगेदर, टेट्रा क्वार्क, पेंटा क्वार्क्स हैव बीन फाउंड। So this is the new finding.
क्वार्क्स की 4-4 क्वार्क की कॉम्बिनेशन, 5-5 क्वार्क की कॉम्बिनेशन वेयर नेवर फाउंड अर्लियर, और इन्हीं को कहा जा रहा है एग्जॉटिक particles have been found as a result of this new experiment at Large Hadron Collider, जिसको Large Hadron Collider beauty experiment कह रहे हैं, because the experiment was done on a beauty quark and we have been able to find 3 exotic additions. A new kind of pentaquark means 5 quarks together, a new kind of tetraquark means 4 quarks together have been found. ये देखो, इस इमेज से और क्लियर हो जाएगा. नॉर्मली एटम ऐसा होता है, एटम के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स बने होते हैं क्वार्क से. एक प्रोटॉन के अंदर मैक्सिमम 3 क्वार्क अभी तक देखे गए थे, लेकिन ये जो नया एग्जॉटिक मैटर दिखा है उसमें 4 क्वार्क या 5 क्वार्क भी देखे गए हैं. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. यूपीएससी ने सीएपीएफ के एग्जाम में इसको पूछा था ये सवाल को, तो इस पर थोड़ा सा हिंट्स भी मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे. इस हिंट्स के बेसिस पे आप इस सवाल को अटेम्प्ट करके यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दलाई लामा एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखो, दलाई लामा के बारे में पहले भी मैंने पिछले साल बताया था. ये टॉपिक मैं बीच बीच में रिवाइज कराता हूँ ताकि जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले 6-8 महीनों से फॉलो करना शुरू किया है मुझे, उनको ये सब चीज़ें मैं रिवाइज कराता रहूँ. तो एक बार ज़रा फिर से देखते हैं दलाई लामा के बारे में. देखो, आपने दलाई लामा का नाम ज़रूर सुन रखा होगा. ही इज ए रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर. लेकिन आपको एक बात समझनी है कि दलाई लामा इज़ नॉट ए पर्सन, इट इज़ एक्चुअली ए पोजीशन. ही इज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ पीपल ऑफ तिब्बत. आई होप आप समझते हैं तिब्बत कहाँ लोकेटेड है. इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर रीजन है, ये बफर टेरिटरी है जिसको हम लोग कहते हैं तिब्बत, जिसकी कैपिटल है लहासा. अभी के टाइम में तिब्बत इज अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना, लेकिन तिब्बत एक टाइम में ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था और यहाँ के एक लीडर हुआ करते हैं जो पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर, उनको हम कहते हैं दलाई लामा. इनफैक्ट दैट दलाई लामा इज़ नॉट अ नेम, इट इज़ अ पोजीशन. तिब्बत में रहने वाले जो बुद्धिस्ट हैं, यहाँ पे ज़्यादातर बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, दे फॉलो महायान बुद्धिज़्म एंड दे कॉल देयर गॉड अवलोकेतेश्वर. तो अवलोकेतेश्वर इज़ वन ऑफ द गॉड which is revered by the Mahayan Buddhists of Tibbet region. तो जो दलाई लामा हैं उनको अवलोकितेश्वर माना जाता है. अवलोकितेश्वर देखो, वो उनके एक आप समझो गॉड हैं जो बार बार धरती पे जन्म लेते हैं, दुनिया को जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं उनको साल्वेशन का, मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए. ऐसा बुद्धिस्ट, महायान बुद्धिस्ट का मानना है. तो महायान बुद्धिस्ट के एक डीटी हैं अवलोकितेश्वर, जो जिनके उनकी थिंकिंग के हिसाब से वो बार बार जन्म लेते हैं और दुनिया को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं. और दलाई लामा इज़ नथिंग बट अवलोकितेश्वर ऑफ महायान बुद्धिज़्म. इसलिए एक दलाई लामा की जब डेथ होती है तो ही सक्सीडेड बाय अनदर दलाई लामा. जो मौजूदा दलाई लामा हैं, ही इज़ इनफैक्ट 14th दलाई लामा इन सक्सेशन. जब 13वें दलाई लामा 13th दलाई लामा की डेथ हुई इन 1933, तो उसके बाद अगले दलाई लामा की खोज शुरू हुई. और जो मौजूदा दलाई लामा है 14th दलाई लामा, इनका जन्म हुआ 1935 में, यानी कि 13th दलाई लामा के डेथ के 2 साल बाद लगभग. इनका बचपन में नाम रखा गया था लामाओ धोंडूप. बट कुछ उन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया. महायान बुद्धिस्ट कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं. एक दलाई लामा के डेथ के बाद जितने भी बच्चे जन्म होते हैं उन सबको देखा जाता है, स्टडी किया जाता है, अलग अलग स्टेजेस से उनको इवैल्यूएट किया जाता है. और तमाम इवैल्यूएशन के बाद ये लामाओ धोंडूप, जिनका जन्म 1935 में हुआ था, इनको 14th दलाई लामा की तरह इंथ्रोन कर दिया गया 1940 में. मतलब 5 साल की उम्र में इनको दलाई लामा डिक्लेयर कर दिया गया, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर और किंग ऑफ तिब्बत, 5 साल की उम्र में. अगर बात की जाए 1950 तक तो तिब्बत वॉज इंडिपेंडेंट, लेकिन चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार आ गई 1949 में, और 1950 में चाइना ने तिब्बत पे अटैक करके इसको एक्वायर कर लिया. बहुत टाइम तक दलाई लामा और उनके जो सपोर्टर्स थे वो यहाँ रह करके उन्होंने चाइना के ओवरऑल ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत को प्रोटेस्ट किया, एक्विजिशन ऑफ तिब्बत को प्रोटेस्ट किया. बट चाइना का एट्रोसिटी बढ़ता गया ओवर द महायान बुद्धिस्ट ऑफ तिब्बत रीजन. चाइना कंटिन्यूड विथ फोर्स्ड अबॉर्शन, स्टेरलाइजेशन ऑफ तिब्बत वुमेन, ताकि चाइनीज़ लोगों का पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ता रहे, चाइनीज़ सिविलाइजेशन के लोगों का पॉपुलेशन यहाँ बढ़ता रहे.
जो लो इनकम वाले चाइनीज़ थे इस एरिया के, उनको यहाँ ला करके सेटल कराना शुरू कर दिया गया, ताकि महायान बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले जो तिब्बतन्स हैं उनकी कल्चर फ्रैगमेंट हो जाए। तो तमाम तरह के एट्रोसिटीज़ के कारण दलाई लामा ने 1959 में, चाइना ने 1950 में कैप्चर कर लिया था, बट दलाई लामा ने 1959 में अपने सपोर्टर्स के साथ ये लहासा को छोड़ करके ही टुक रेफ्यूज इन इंडिया, शेल्टर इन इंडिया, और भारत ने इनको धर्मशाला के अंदर एक ऑफिस या सीट प्रोवाइड किया। ये दलाई लामा को रेफ्यूज देना बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर इंडिया चाइना वॉर दैट हैपेंड इन 1962। जब हमने दलाई लामा को 1959 में अपने यहाँ पे शरण दी, तो चाइना को एक तरह से लगा कि इंडिया इज़ इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल मैटर्स ऑफ चाइना। चाइना तिब्बत को उसका इंटरनल मैटर कहता है, और चाइना ने इसको अक्वायर भी कर लिया। हमने जब दलाई लामा को शरण दी तो चाइना को लगा कि कहीं ना कहीं हम तिब्बत के इंडिपेंडेंस को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू इंटरफेयर इनटू द इंटरनल मैटर्स ऑफ चाइना। दैट इज़ हाउ चाइना बिकेम वेरी अग्रेसिव, हॉस्टाइल अगेंस्ट इंडिया सिंस 1959, एंड इन 1962 वी हैड अ वॉर। सो दलाई लामा's excursion out of Tibet and seeking refuge in India is one factor behind India-China War of 1962. अब जो भी हो, दलाई लामा 1959 में आ गए, इंडिया में इनको शरण भी दे दिया गया इन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, एंड देयर ही established तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। जब भी किसी सरकार की ज़मीन छीन ली जाती है, देश छीन लिया जाता है, तो वो अपनी सरकार दूसरे जगह फॉर द फॉर्मल पर्पस ओनली, एक नॉमिनल पर्पस के लिए कि हमारी सरकार अभी भी जिंदा है, फॉर सिंबॉलिक पर्पस ओनली, एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई जाती है कि भाई अभी भी हम जिंदा हैं और हम आज नहीं तो कल वापस अपनी धरती पे कैप्चर करेंगे। सो दिस इज़ हाउ तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल वाज क्रिएटेड एट धर्मशाला विथ ए होप कि समडे दलाई लामा एंड हिज फॉलोअर्स विल रीकैप्चर तिब्बत फ्रॉम चाइनीज़। So, as I said, a government in exile is the one who has no control over its own territories, but it claims to be the legitimate government and tries to recover its territory. And this is how Dalai Lama established Tibet government in exile in 1959. 1959 से लेकर के 1974 तक दलाई लामा और उनके सपोर्टर्स का डिमांड था कि तिब्बत को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन 1974 में इन्होंने थोड़ा सा अप्रोच अपना बदला। व्हेन दे रियलाइज्ड कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल जमा लिया है, देन उन्होंने अपना अप्रोच थोड़ा सा चेंज किया और उन्होंने डिमांड किया कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं, महायान बुद्धिस्ट लोग, उनको तिब्बत रीजन में सेमी ऑटोनोमस राइट्स दे दिए जाए, कम से कम अपने इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स को कंट्रोल करने का बेसिक अधिकार दे दिया जाए अगर पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिलती है तो। सो दिस इज़ हाउ 1974 में जो दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स ने अपना अप्रोच बदला, दैट कुड बी सीन इन लाइन विद द मिडिल पाथ अप्रोच दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय लॉर्ड बुद्धा। अभी देखो करंट डेवलपमेंट्स क्या चल रहे हैं दलाई लामा को लेकर के। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आज ये दलाई लामा को लेकर के हम लोग इतना पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आज है 6 जुलाई। 6 जुलाई इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दलाई लामा। ही वॉज बॉर्न इन 1935। तो अब दलाई लामा 87 ईयर्स के हो गए हैं, ठीक है। और दलाई लामा जब 87 ईयर्स के हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ही इज़ ग्रोइंग क्वाइट ओल्ड, और इस कारण से पूरे दुनिया भर में एक माहौल चल रहा है कि अगला दलाई लामा कौन बनेगा। और अगला दलाई लामा कौन बनेगा इसको लेकर के यूएस और चाइना का स्पेशल इंटरेस्ट है। चाइना चाहता है कि अपना कोई इंसान को अगला दलाई लामा बना दिया जाए, जबकि नेचुरली यूएस उसको काउंटर करना चाहता है, क्योंकि अगर यूएस ने कोई एंटी चाइना पर्सन को दलाई लामा बना दिया अगला, तो यूएस उस इंसान की मदद से फिर से तिब्बत रीजन की ऑटोनॉमी का डिमांड रख सकता है और चाइना के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर सकता है। सो दिस इज़ हाउ, बिकॉज दलाई लामा इज़ ग्रोइंग ओल्ड, देयर इज़ अ न्यू काइंड ऑफ conflict or a kind of hobnobbing going on or internal dispute going on between China and US to decide who will be next दलाई लामा। तो अगर दलाई लामा का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर देखा जाए तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से तो एक अलग प्रोसीजर है कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के हिसाब से द लामास यानी कि प्रीस्ट्स ऑफ गेलुपा ट्रेडिशन ऑफ तिब्बतन गवर्नमेंट वो डिसाइड करते हैं कि हु शुड बी नेक्स्ट दलाई लामा आफ्टर डेथ ऑफ द इनकम्बेंट दलाई लामा। लेकिन चाइना ने कुछ नया ही तरीका निकाल दिया। चाइना के हिसाब से पर्ची निकलनी चाहिए फ्रॉम द गोल्डन अर्म ऑफ जोखान टेम्पल। तो एक टेम्पल है
तिब्बत में जोखांग टेम्पल इन तिब्बत, वहाँ पे एक इस तरह का कलश रखा जाए, चाइना का कहना है, उसमें अलग अलग नाम रखे जाए, नाम में से एक पर्ची निकाली जाए और बाद में वो पर्ची और उस पर्ची उन्हीं सारे लोगों का नाम रखा जाए पर्ची में जिसको चाइनीज़ सरकार अप्रूव करेगी। तो ये सब नया प्रपोजल दिया है चाइना ने। यूएस ने उसके खिलाफ काउंटर प्रपोजल दिया कि ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दलाई लामा, अगला दलाई लामा जो है यूनाइटेड नेशन को चुनना चाहिए, ना कि चाइना फोर्स दलाई लामा होना चाहिए। और यूएस ने इसके लिए एक अलग से नया कानून भी बना दिया है, तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ 2020, कि हम तिब्बत के पूरे साथ हैं। हम नहीं चाहते कि तिब्बत के अंदर जो अगला लीडर हो वो चाइना का आदमी बने। तो इस तरीके से लेकर के दलाई लामा के पोजीशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, डिबेट और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है। दुनिया के कुछ थिंकर्स हैं, इंडिया बेस्ड थिंकर्स भी हैं, सिक्योरिटी थिंकर्स या डिप्लोमेट्स, उनका मानना है कि इंडिया को भी इस तरह का इशू रेज करना चाहिए कि ना, अगला दलाई लामा जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस से नहीं बनना चाहिए। बट इंडिया ने अभी तक इस बात पे चुप्पी रखी है। इंडिया हैज़ नॉट प्लेड तिब्बतन कार्ड सो फार, बिकॉज इंडिया नोज वेरी वेल कि इफ़ आई प्ले तिब्बत कार्ड, इफ़ वी प्ले तिब्बत कार्ड, कि चाइना से तिब्बत को हम अलग करा दे, तो चाइना विल स्टार्ट प्लेइंग कश्मीर कार्ड एंड ऑल अगेंस्ट अस, नॉर्थ ईस्ट कार्ड एंड ऑल अगेंस्ट अस। सिंस इंडिया शेयर सच अ लॉन्ग बाउंड्री विथ चाइना, वी जनरली रिमेन मोर केयरफुल बिफोर टेकिंग एनी हॉस्टाइल और अग्रेसिव स्टेप अगेंस्ट चाइना. Next article is about concept of One Health and zoonotic diseases, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view, especially from health segment. सबसे पहले समझते हैं concept of One Health. तो concept of One Health simply means कि हम इंसानों का जो health है और जो हमारे आसपास का environment है, flora, faunas, animals, pets, इन सब का हेल्थ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. अगर हमारे पेट्स बीमार होंगे या आसपास के जंगलों में कोई बीमारी फैलेगी वहाँ के जानवरों में या पेड़ पौधों में, तो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे भी सूनर और लेटर ज़रूर पड़ेगा. सो इट रिकॉग्नाइजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ, रिकॉग्नाइजेज द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कनेक्टेड विद द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट अराउंड देम. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ वॉज गिवन बाय कार्विन स्वाब, वॉज a veterinary doctor, and this concept was given in 1961. लेकिन ये कॉन्सेप्ट वन हेल्थ काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है आफ्टर राइज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक. याद करिए पैंडेमिक की शुरुआत कैसे हुई. माना जाता रहा है कि बैट्स से पहले बैट्स बीमार हुए, उनके अंदर ये कोरोना वायरस आया, फिर वहाँ से हमारे अंदर आया. तो अगर हम आसपास की चीज़ों को बीमार ना होने दें, इकोसिस्टम को बीमार ना होने दें, तभी जाकर के ह्यूमन हेल्थ को भी इंश्योर किया जा सकता है. सो कोविड-19 पैंडेमिक हैज शोड रिलेवेंस ऑफ वन हेल्थ प्रिंसिपल. वैसे तो ये प्रिंसिपल काफ़ी पुराना है, लेकिन आफ्टर कोविड-19 इट हैज़ बिकम पॉपुलर एंड नाउ वर्ल्ड अक्रॉस देयर इज़ एन एफर्ट टू कंटेन जूनोटिक डिजीजेज. तो दुनिया भर में अब जूनोटिक डिजीजेज को, यानी कि एनिमल बेस्ड डिजीजेज, जूनोटिक डिजीजेज होते हैं एनिमल बेस्ड डिजीजेज, उनके रोकथाम पे और वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया जा रहा है. तो जूनोटिक डिजीजेज क्या होते हैं जरा देखते हैं. जूनोटिक डिजीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोज डिजीजेज दैट कम्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस आर नोन एज जूनोटिक डिजीजेज. अब बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनमें अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज, वायरस या पैरासाइट्स होते हैं जो उनसे हमारे अंदर आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल डॉग्स, रैबीज़, डॉग्स के अंदर रैबीज़ जो होता है वो हमारे अंदर आ सकता है उनके काटने से. वैसे ही सार्स, मर्स, ये कोविड-19 भी तो एक तरीके का जूनोटिक डिजीज ही है. तो जूनोटिक डिजीजेस के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करना अब मेन गोल है हमारा. और जूनोटिक डिजीज़ के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करना इज़ वन स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ वन हेल्थ. आसपास के जो हमारे जानवर हैं उनके अंदर कोई बीमारी ना हो और उनका हेल्दी बनाए रखना ज़रूरी है, तभी जा कर के उनसे कोई जूनोटिक डिजीज़ हम पे पास नहीं होगी. आज क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग जूनोटिक डिजीज़ के बारे में, क्यों पढ़ रहे हैं वन हेल्थ के बारे में, क्यों ये आर्टिकल आया वो भी समझ लो. आज यानी कि 6 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड जूनोसिस डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है. गोल होता है इस वर्ल्ड जूनोसिस डे का कि जूनोटिक डिजीजेस के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट की जाए और उनके स्प्रेड को प्रिवेंट किया जाए. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सर्विस चार्ज रिलेटेड नॉर्म्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, आप कभी भी किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो कभी कभार आपको बिल में, देखिए बिल में तो आपको इस तरह का जीएसटी तो दिखेगा, 5% जीएसटी लगता है और 5% में 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी.
लेकिन कभी कभार आपको बिल में ओवरऑल बिल के अलावा एक सर्विस चार्ज नाम का कंपोनेंट भी दिखेगा। ये सर्विस चार्ज एक तरीके का टिप है, जो आप नॉर्मली खाना खाने आप सर्विस से खुश होकर के जो टिप देते हैं, जो आप जिन्होंने भी आपको सर्व किया उनको, तो ये उसी तरीके का टिप है। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। इट इज़ ए टाइप ऑफ फी कलेक्टेड टू पे फॉर द सर्विसेज, और इट इज़ काइंड ऑफ टिप ओनली। जिस तरह से हम कैजुअल पार्लेंस में टिप बोलते हैं, इसी तरीके का ये टिप है। और ज़्यादातर रेस्टोरेंट वाले अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कितना सर्विस चार्ज होना चाहिए। जैसे इस बिल में आप देख रहे हैं 10% उन्होंने सर्विस चार्ज के तौर पे आपसे चार्ज किया है। लेकिन आपको एक बात जाननी चाहिए कि सर्विस चार्ज इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर इन्होंने चार्ज भी किया है, अगर इस तरह का बिल आता है आपके सामने, तो आप रेस्टोरेंट ओनर को मना कर सकते हैं कि नहीं, मैं ये पे नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू पे द सर्विस चार्ज, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द कस्टमर्स टू पे। क्यों न्यूज़ में आया सर्विस चार्ज हाल फिलहाल में? क्योंकि सिंस इट इज़ नॉट मैंडेटरी येट मैनी कस्टमर्स वेर फोर्स्ड टू पे सर्विस चार्ज बाय द रेस्टोरेंट ओनर्स। ज़बरदस्ती कि नहीं, आपको पे करना ही होगा, आपने खाना खाया है तो इस तरह के कई सारे डिस्प्यूट्स कस्टमर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स या रेस्टोरेंट ओनर्स के बीच में निकल के आ रहे थे बार बार। इस कारण से सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अब एक गाइडलाइन रिलीज करके साफ साफ कह दिया है कि एडिंग सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली और बाय डिफ़ॉल्ट इन द फूड बिल इज़ नाउ बार्ड। आप खुद से सर्विस चार्ज या खुद से ऐड नहीं कर सकते। अगर कस्टमर बोले कि हाँ मुझे सर्विस चार्ज देना है, तभी आप सर्विस चार्ज ऐड करेंगे। और अगर कोई सर्विस चार्ज डायरेक्टली ऐड कर देता, ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, तो अब एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर रिलीज़ किया है। वो नंबर है 1915। उस पर आप फ़ोन करके कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपने लोकल डीसी ऑफिस में भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं अगर कोई भी ईटरी या रेस्टोरेंट आपसे ज़बरदस्ती सर्विस चार्ज कलेक्ट करता है तो। The next article is about Handloom Reservation Act of 1985 and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। देखिए, सिल्क इंडस्ट्री असम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, काफ़ी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, आप सब जानते हैं। और एज पर ए डाटा रिलीज बाय असम गवर्नमेंट अबाउट 60,000 फैमिलीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सिल्क इंडस्ट्री इन असम। अलग अलग तरह के सिल्क हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ईरी या पाट, ये तो मिलते ही हैं। उसके अलावा मूगा सिल्क के लिए तो हम पर्टिकुलरली पॉपुलर हैं। मूगा सिल्क या गोल्डन सिल्क, 97% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मूगा सिल्क हैपन्स फ्रॉम असम ओनली। सुवालकुची रीजन इज़ पर्टिकुलरली वेरी पॉपुलर फॉर सिल्क वीवर्स। लेकिन अब सिल्क इंडस्ट्री जो है वो पहले जितनी पॉपुलर रही नहीं है और धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। और सिल्क वीवर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। क्यों सिल्क इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है, क्या चैलेंजेस सिल्क वीवर्स फेस कर रहे हैं, जरा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कारण है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कारण जो सिल्क वॉर्म्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। इस कारण से सिल्क महंगा हो रहा है, और सिल्क महंगा हो रहा है इसलिए जो कस्टमर्स हैं उसको धीरे धीरे प्रेफर नहीं कर रहे हैं। पॉल्यूशन का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है सिल्क वॉर्म्स पे और उनकी प्रोडक्टिविटी पे। दूसरा, काफ़ी सारे फेक सिल्क प्रोडक्ट्स पावर लूम से बने हुए, एक होता है हैंडलूम जैसे हाथों से कढ़ाई हो रही है, उसकी कारीगरी अलग होती है। एक होता है मशीन से बनने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं पावर लूम। तो फेक सिल्क या पावर लूम बनी हुई बनारसी सिल्क वगैरह असमीज़ मार्केट में इंटर कर रही हैं, जो असमीज़ सिल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बना रही हैं। उसके अलावा रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाटा दे रखा है, इस डाटा को आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। मालबरी सिल्क की बात की जाए, जो कर्नाटका से जिसका रॉ मटेरियल मंगाया जाता था, 6 महीने में मालबरी सिल्क का कॉस्ट जो है वो 5200 पर केजी से बढ़ करके 9600 पर केजी हो गया है इन सुवालकुची रीजन। उसके अलावा कंपटीशन विथ पॉलीपाट। पॉलीपाट क्या होता है? पॉलीपाट, पॉली सिल्क मतलब पॉलिएस्टर फैब्रिक प्रोड्यूस थ्रू केमिकल प्रोसेस। तो उसको पॉलिएस्टर फैब्रिक को इस तरीके से डिजाइनिंग की गई, इस तरह से उसकी स्ट्रक्चरिंग की गई, थोड़ा बहुत सिल्क मिला करके कि सिल्क वाली फीलिंग दे, लेकिन है एसेंशियली वो पॉलिएस्टर और बना हुआ है वो पावर लूम से। तो नेचुरली जब पॉलिएस्टर ज़्यादा है, बना है पावर लूम से, हैंडलूम से बना नहीं है, सिल्क का में, तो सस्ता होगा। एंड दैट इज़ हाउ दीज प्रोडक्ट्स, मशीन मेड पॉलिएस्टर क्लोथ्स हैव बिकम चीपर। They are mostly coming from other states and they are posing a serious threat to the handloom industry of Assam। तो ये जो पॉलीपाथ के कारण हमारा जो मूगा पाट है ये धीरे धीरे बिजनेस लूज कर रहा है, क्योंकि दीज पॉली पार्ट्स आर क्वाइट चीपर एज कम्पेयर टू मूगा पार्ट। और यही कारण है कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि कई सारे जो हमारे सिल्क वीवर्स थे सुवालकुची के, नाउ दे आर फोर्स्ड
to give up silk weaving and engage into some other menial activities like rickshaw pulling and all. अभी असम सरकार ने या भारत सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं सिल्क इंडस्ट्री को बचाए रखने के लिए. फॉर एग्जांपल मूगा मिशन स्टार्ट किया गया था 2018 में. 460 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 10 साल तक, आने वाले 10 साल तक. भारत सरकार ने सुआलकुची रीजन से आने वाले सिल्क के लिए अलग से ऑफिशियल ट्रेडमार्क रिलीज़ किया. इस तरीके का देखो, सुआलकुची सिल्क के लिए एक अलग से ऑफिशियल ट्रेडमार्क रिलीज़ किया है ताकि इसकी कोई चोरी ना हो सके, मतलब काउंटर फीटिंग ना हो सके, जाली सुआलकुची सिल्क ना बने. तो जीआई टैग के अलावा सुआलकुची सिल्क के लिए एक अलग से ऑफिशियल ट्रेडमार्क है. लेकिन परहैप्स दीज इनिशिएटिव्स आर नॉट इनफ. तभी तो हमारे सिल्क वीवर्स इतने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. और इसी कारण से जो लोकल सिल्क वीवर्स हैं सुआलकुची रीजन के, नाउ दे आर डिमांडिंग कि हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1985 को सुआलकुची रीजन में इम्प्लीमेंट किया जाए. तो आपको जानना चाहिए कि हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट है क्या. देखो, हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट 1985 में लाया गया था, जिसकी मदद से कम 22 वैरायटीज ऑफ क्लॉथ्स वेयर रिजर्व्ड फॉर हैंडलूम्स. मतलब कम से कम 22 तरह के ऐसे कपड़े थे जिसको मशीन से बनाया ही नहीं जा सकता था, पावर लूम से नहीं बनाया जा सकता था. उन पे बैन था कि पावर लूम में नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ हैंडलूम से बनेगा. एंड दिस हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट वाज ब्रॉट इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड सस्टेन हैंडलूम सेक्टर. लेकिन धीरे धीरे इस हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट को काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया. 1996 में 22 आइटम से घटा करके 11 आइटम कर दिया गया, स्पेशली ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर पुट बाय द हैंडलूम इंडस्ट्री ओनर्स, पावर लूम इंडस्ट्री ओनर्स. तो धीरे धीरे ये जो हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट, जो एक टाइम में काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्ट था हैंडलूम इंडस्ट्री को बचाए रखने के लिए, और धीरे धीरे उसमें कई सारे एग्जेम्पशंस दिए जाने लगे. आज के टाइम में हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट इज़ नॉट इफेक्टिव एट ऑल. इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द हैंडलूम सेक्टर्स या हैंडलूम वीवर्स. और अब जो सुआलकुची के जो हमारे वीवर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट को स्ट्रिंजेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए सुआलकुची रीजन में, तभी जा कर के हैंडलूम इंडस्ट्री और हमारा जो कल्चर है सिल्क वाला वो सर्वाइव कर पाएगा. तो ये सारी बातें याद रखना. सिल्क से रिलेटेड APSC मेंस में सवाल आते रहे हैं. कल जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. ये जो एवरग्रीनिंग का जो डेफिनेशन है, एक्चुअली यहाँ पे वो कंपलसरी लाइसेंसिंग दे दिया है और कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए एवरग्रीनिंग दे दिया है. तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. उसके अलावा इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. रामपा रेवेलियन इज एक्चुअली रिलेटेड टू अल्लूरी सीतारमन. ये जो डेट रिवॉल्यूशन का मैंने दिया वो गलती से ये प्रिंट हो गया मुझसे. दिस शुड बी 1922. तो इसको आप नेग्लेक्ट करें अगर, तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी. एंड देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में पहला स्टेटमेंट गलत है. 1 लाख से बढ़ाकर के लिमिट 10 लाख तक किया गया और इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नॉट एक्सटर्नल अफेयर्स. सो द करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन डी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.